हेलो एवरीवन। फिजिक्स लैब के एक्सपेरिमेंट्स हम देख रहे थे। टोटल 10 एक्सपेरिमेंट्स सिलेबस में मेंशन है, जिसमें से 8 हम कर चुके हैं। 9th एक्सपेरिमेंट हम आज के लेक्चर में देखते हैं कि हमें लैब में आके वो प्रैक्टिकल कैसे करना है। एक्सपेरिमेंट 9 जो है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, या फिर 9th नंबर प्रैक्टिकल जो हमारा आता है, वो है, उसका एम है टू फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड ग्लिसरीन बाय स्टोक्स लॉ। यानी कि स्टोक्स के नियम का यूज करते हुए हमें किसी भी दिए गए लिक्विड की, जो कि हमारे सिलेबस में स्पेशली ग्लिसरीन मेंशन किया हुआ है, किसी भी दिए हुए लिक्विड की, यानी कि यहाँ पर ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज्ञात करना। यानी कि हमें क्या करना है, स्टोक्स के नियम का यूज करना है और उसका पालन करते हुए किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी ज्ञात करने का प्रैक्टिकल करना है। यहाँ जो हमें लिक्विड दिया हुआ है, या हमारे सिलेबस में जो लिक्विड है, वो है ग्लिसरीन। इसके अलावा भी कोई लिक्विड यूज किया जा सकता है इसी मेथड से यही चीजें ज्ञात करने के लिए, लेकिन हमें यहाँ स्पेशली ग्लिसरीन मेंशन किया हुआ है, तो हम यहाँ पर ग्लिसरीन का यूज करेंगे लिक्विड की जगह। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए, इस प्रैक्टिकल का जो एपरेटस है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, जो आपको फर्स्ट फिगर में दिखाई दे रहा है। यहाँ जो है हमारा, ये एक कम से कम 100 सेंटीमीटर लेंथ की और 5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा डायमीटर की एक ट्यूब होती है। यहाँ ये स्टैंड के अंदर फिक्स है। कई ट्यूब्स ऐसी आती हैं जिन्हें आप डायरेक्टली ग्लास की तरह ही टेबल पर रख सकते हैं। तो जिस भी तरीके का एपरेटस आपकी लैब में अवेलेबल हो, उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा एक एपरेटस लेंगे, जिस और इस ट्यूब पर, या तो इस ट्यूब पर मार्क्स बने होंगे, यानी कि स्केल बनी हुई होगी इस ट्यूब के ऊपर ही, जैसा कि केमिस्ट्री लैब में आपके बीकर पर बना होता है, या फिर जैसा आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब होगी और उसके साथ एक स्केल लगा हुआ होगा, जिस पर मार्किंग की हुई होती है लंबाई को नापने के लिए। दोनों में से जिस भी तरीके का एपरेटस आपकी लैब में अवेलेबल है, उस एपरेटस की सहायता से हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। यानी कि मेन एपरेटस क्या है, या फिर इस चीज में मेन चीज क्या है, कि हमें एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब चाहिए और जिसकी लेंथ जो है वो, यानी कि लंबाई जो है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास हो, उससे ज्यादा भी हो सकती है, और जो उसका व्यास है वो 5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा का हो। इसके साथ ही इस ट्यूब की हाइट नापने के लिए, या ट्यूब पर अलग अलग लंबाई नापने के लिए स्केल बनी हुई होनी चाहिए। लेकिन स्केल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर ट्यूब पर स्केल नहीं बनी हुई है तो इस एपरेटस के साथ में स्केल अटैच होती है, या फिर जो सिंपल स्केल हम घर पर यूज करते हैं अपने काम के लिए डे टू डे लाइफ में, उसका भी यूज करके हम वो लंबाई नाप सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई यहाँ पर, कि जो ट्यूब है वो ट्रांसपेरेंट ट्यूब होनी चाहिए, उसकी एक निश्चित से ज्यादा लंबाई होनी चाहिए और एक निश्चित से ज्यादा व्यास होना चाहिए। इसके साथ ही हमें मेटल की कुछ बॉल चाहिए, जिनका जो व्यास है वो 1 से 3 मिलीमीटर तक का हो। मेटल की बॉल यानी कि जैसे हमारे कंचे होते हैं छोटे, कुछ उस टाइप की सी छोटी छोटी गोलियां आती हैं किसी भी धातु की बनी हुई। कौन सी धातु है और कौन सी धातु की बनी हुई गोलियां हैं, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि उस धातु का घनत्व कितना होता है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो जिस भी मेटल की बॉल्स ली हैं, ये जो मेटल बॉल्स ली हैं, ये कौन सी मेटल की बनी हुई हैं, क्योंकि जब आगे हम फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें इन मेटल बॉल्स की डेंसिटी लिखनी पड़ेगी या डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेटल बॉल हम ले रहे हैं वो किस मेटल की बनी हुई है। फिर हर धातु का जो घनत्व है वो फिक्स होता है, इसलिए हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस धातु के घनत्व का मान कितना होगा। इसके अलावा आपको एक स्क्रू गेज चाहिए होगा, प्लस जिस भी लिक्विड की हमें विस्कोसिटी निकालनी है, यानी कि जो हमारे प्रैक्टिकल में यहाँ दी हुई है ग्लिसरीन, तो हमें ग्लिसरीन चाहिए होगी, और उसके साथ ही हमें एक
स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक चाहिए होगी समय के मापन के लिए। यानी हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब चाहिए जिसके साथ स्केल होना चाहिए, मेटल की बॉल्स चाहिए, स्क्रू गेज, ग्लिसरीन और स्टॉप वॉच। इतनी चीज़ें हमें अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। ये सब चीज़ें लेने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो एपरेटस है, रिक्वायर्ड एपरेटस है, उसके अंदर नीचे की साइड में यानी कि उसका जो तल है उससे थोड़ा सा ऊपर हम एक बिंदु मार्क करते हैं जिसे मैंने बी कह दिया। उस बी से थोड़ा और ऊपर यानी कि 20 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर के आसपास की जो डिस्टेंस है उससे ऊपर एक और बिंदु मार्क करते हैं जिसे हमने ए कह दिया। यानी हमें क्या करना है, जो भी हमारा एपरेटस है उस पर तल को तल को छोड़ते हुए थोड़ा सा ऊपर एक बिंदु मार्क करना है और उससे 20 सेंटीमीटर या 30-40 सेंटीमीटर पर एक और बिंदु मार्क करना है। अब इन बिंदुओं को हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं या हमें ज़्यादा गौर नहीं करना पड़े, इसके लिए थोड़ी इजी हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं पर दो धागे बांध देते हैं ताकि हमें स्पेसिफिकली उन बिंदुओं को नोट नहीं करना पड़े, धागों को हम आसानी से देख पाएं। अगर आप नहीं बांधना चाहते तो आप अपने मार्क्स को थोड़ा सा डार्क कर लीजिए ताकि आपको देखने में आसानी रहे कि ये जो दो बिंदु ए और बी आपने मार्क किए ये कहाँ हैं। साथ ही हमने जो ये मेटल बॉल्स ली हैं, इन मेटल बॉल्स की साइज अलग अलग होगी, यानी कि इनका व्यास जो है वो अलग अलग होगा। हर बॉल का व्यास हम जो स्क्रू गेज की सहायता से नापेंगे और फिर नोट करके रखेंगे कि कौन सी बॉल का व्यास कितना है। स्क्रू गेज की सहायता से इनका व्यास नापने का जो प्रैक्टिकल होगा वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे आपने स्क्रू गेज से किसी भी वायर की या फिर किसी भी कार्डबोर्ड की मोटाई नापी थी, उसी टाइप से आपको जैसा स्क्रू गेज का प्रैक्टिकल आपने पहले किया था वही प्रैक्टिकल रिपीट करते हुए आपको इन बॉल का व्यास निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अपना एपरेटस लेंगे, उस एपरेटस में हम ग्लिसरीन भरेंगे। ये जो ग्लिसरीन है ये ऊपर का जो किनारा है उससे थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए पूरे पाइप में हम फिलअप कर देंगे। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो ट्यूब ली है उसका उसके मुंह के आसपास थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए बाकी पूरी ट्यूब में हमें ग्लिसरीन भर देनी है। ग्लिसरीन भरने के बाद हम क्या करेंगे, कोई एक निश्चित व्यास की मेटल की बॉल लेंगे। उस बॉल का व्यास हम ऑलरेडी स्क्रू गेज से नाप चुके हैं। वो मेटल की बॉल लेकर हम इस ट्यूब में डालते हैं। जैसे सिंपल हम किसी भी चीज को, किसी भी बॉल को ऊपर से छोड़ देते हैं, वैसे ही इस मेटल की बॉल को हमें इस ट्यूब में ड्रॉप करना है। जब हम इस मेटल की बॉल को इस ट्यूब में ड्रॉप कर देते हैं तो क्या होगा, ये मेटल की बॉल धीरे धीरे ट्यूब में नीचे की तरफ गति करेगी, नीचे की तरफ गिरेगी और ट्यूब में हमने ग्लिसरीन भर रखी है। तो इस ग्लिसरीन में ये मेटल की बॉल धीरे धीरे इस ट्यूब के पेंदे की तरफ यानी कि जो इसका लेवल है, नीचे का जो बेस है उसकी तरफ गति करेगी। अब बिंदु ए और बी जो हैं वो ऐसे पॉइंट्स लिए जाते हैं या लगभग ऐसा मान लिया जाता है जहां तक आते आते ये जो मेटल की बॉल है ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है। टर्मिनल वेलोसिटी का क्या मतलब है, जब आपने मेटल की बॉल को इस ट्यूब में डाला तो इस मेटल की बॉल के वेग में प्रारंभ के साथ साथ, समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। एक निश्चित समय के बाद ये नियत वेग से गति करती है। इस वेग को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। तो बिंदु ए और बी हमने इस ट्यूब के नीचे की साइड लिए हैं। ऐसा मान के चला जाता है कि ए और बी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां तक वस्तु अपना टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है। ये पॉइंट्स हम आइडिया से ले सकते हैं। हो सकता है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो तो हम क्या करेंगे, या फिर हमें ए और बी पॉइंट का सही आइडिया नहीं आया हो, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त नहीं कर पा रही हो बिंदु ए तक, तो हम क्या करेंगे, 2-3 बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके हम देख लेंगे कि बिंदु ए से बी के बीच में वस्तु नियत वेग से गति कर रही है या नहीं कर रही।
अगर नियत वेग से गति कर रही है इसका मतलब ए और बी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही जगह पे रखे लिए हुए हैं हमारे, यानी कि ए तक आते आते तो डेफिनेटली हमारी जो मेटल की बॉल है ये टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है। हो सकता है ए से पहले ही अचीव कर ले, हो सकता है ए पर आकर अचीव करे, लेकिन जनरली ए और बी पॉइंट ऐसे लिए जाते हैं, या स्पेशली कहा जाए ए पॉइंट ऐसा लिया जाता है जहां तक टर्मिनल वेलोसिटी अपनी हमारी मेटल की जो बॉल है वो अचीव कर लेती है। तो जब आप इस मेटल की बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, बिंदु ए तक आते आते डेफिनेटली वो अपना टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुकी होती है। अब ये जो मेटल की बॉल है ये टर्मिनल वेलोसिटी से गति करते हुए बिंदु ए से बी तक जाती है और फिर उसके बाद नीचे उसके बेस तक, इस ट्यूब के तल तक जाती है। हमें क्या करना है, स्टॉपवॉच की सहायता से जब हमारी बॉल बिंदु ए पर आती है तब हमें स्टॉपवॉच ऑन करनी है, और जब बिंदु बी पर आती है तब हमें स्टॉपवॉच ऑफ कर देनी है। यानी कि यानी कि हमें वो टाइम पीरियड नोट करना है जितने समय में हमारी ये जो मेटल की बॉल है ये ए बिंदु से बी बिंदु तक गति कर लेती है। तो वो टाइम हम स्टॉपवॉच की सहायता से नोट कर लेंगे। इसी तरीके से अभी हमने क्या किया है, किसी एक निश्चित व्यास की बॉल ली है और उसके लिए ये टाइम नोट किया है। नेक्स्ट टर्न में क्या करेंगे, दूसरे व्यास की बॉल लेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, ऊपर से गिराना शुरू करेंगे, बिंदु ए तक आते आते वो टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त कर लेगी। ए से बी तक गति करने में वो जितना टाइम लेती है वो हम स्टॉप क्लॉक की सहायता से नोटिस कर लेंगे। उसके साथ ही फिर क्या करेंगे, अगले व्यास की यानी कि कोई दूसरे व्यास की बॉल लेंगे, उसे गिराएंगे और उसे स्टॉप वॉच की सहायता से उसका टाइम पीरियड नोट कर लेंगे कि बिंदु ए से बी तक को कितने समय में गति करती है। ऐसे करके हम अलग अलग व्यास की बॉल्स के लिए 5-7 रीडिंग्स लेते हैं कि ए से बी तक गति करने में वस्तु को कितना समय लगता है। अब देखिए स्टॉक के नियम में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि विस्कोसिटी गुणांक निकालने के लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है ईटा बराबर 2/9 रो माइनस सिग्मा इंटू जी आर स्क्वायर अपॉन वी, जहां पर सिग्मा क्या है, ग्लिसरीन की डेंसिटी। अब देखिए ग्लिसरीन जो है उसकी डेंसिटी फिक्स होती है, तो हम गूगल से या बुक से कहीं से भी देख के रो का मान पता कर सकते हैं कि ग्लिसरीन की डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा का मान पता कर सकते हैं कि ग्लिसरीन की डेंसिटी कितनी होगी। फॉर्मूला में जो रो है हमारा डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉल, यानी कि जो मेटल की बॉल हम डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व कितना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप जिस भी मेटल को यूज कर रहे हैं उसे वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मेटल की बॉल है वो कौन से मेटल से बनी हुई है। उस मेटल की डेंसिटी भी फिक्स होगी जो हम किसी भी मैनुअल से या किसी भी बुक से या गूगल से देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास आर। आर क्या चीज है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल, यानी कि जो मेटल की बॉल आप यूज कर रहे हैं उसकी त्रिज्या क्या है। तो जैसा हम पहले ही देख चुके थे कि हम स्क्रू गेज की सहायता से इस मेटल की बॉल के व्यास को ज्ञात कर लेंगे। अब उसकी त्रिज्या क्या होगी, व्यास बटे 2, यानी कि स्क्रू गेज की सहायता से अगर हमने मेटल की बॉल का व्यास ज्ञात कर लिया तो त्रिज्या हम उसको 2 से डिवाइड करके ज्ञात कर सकते हैं। स्मॉल जी जो है वो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। और v जो है वो होती है हमारी टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग, जिसका हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे। तो फॉर्मूला में जो जो वैल्यूज हैं वो हम समझ पाए, जो जो टर्म्स हैं वो हम समझ पाए कि क्या क्या है। सिग्मा और रो का मान घनत्व के मान है, हमें पता होंगे ऑलरेडी, कहीं से भी पता कर सकते हैं, फिक्स होती है वैल्यूज। स्मॉल जी जो है यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान भी हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए जी का मान भी फिक्स है। कहने का मतलब इस एक्सपेरिमेंट में
अगर हमें R का मान पता हो और V का मान पता हो तो हमें सारी वैल्यूज पता है। सारी वैल्यूज पता अगर होंगी, अगर हम R और V की वैल्यू पता कर लें तो हमें सारी टर्म्स की वैल्यूज पता होंगी, तो सबके मान पुट अप करके हम ईटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ईटा निकालने का मतलब हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि विस्कासिता का गुणांक निकाल सकते हैं हम। अब देखिए, जैसा कि हमने इतनी देर डिस्कशन किया कि हमें क्या-क्या चीज़ें नोट करनी है और कैसे-कैसे नोट करनी है, तो हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो, तो ए और बी के बीच की जो दूरी है वो हम अपने स्केल की सहायता से मेजर कर लेंगे, वो लिख सकते हैं। मटेरियल जो है लिया है हमने, जो मेटल की बॉल ली है, उनका घनत्व कितना है, ये लिख देंगे। ग्लिसरीन का घनत्व कितना है वो लिख लेंगे। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन मिल गए हमें। अब हमें एक सारणी बनानी है जिसमें जो मेटल की बॉल हमने ली है उनकी त्रिज्या रखनी है। तो जैसा हमने सेम स्क्रू गेज के टाइम पे प्रैक्टिकल किया था, वैसे ही हमें इस त्रिज्या का मान निकालना है। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट लिख लीजिए और उसके मेन स्केल की रीडिंग लिख लीजिए, वर्नियर स्केल की रीडिंग ले लीजिए जिसे हम सर्कुलर स्केल भी कह रहे थे, और फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग को हम क्या करेंगे, वर्नियर वाले जो डिवीजन थे यानी कि वृत्ताकार पैमाने के जो डिवीजन थे इनटू उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड कॉलम में लिख देंगे टोटल क्या होगा हमारा, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, वो हमारा टोटल हो जाएगा। एक मेटल की बॉल के लिए आपको 2 या 3 रीडिंग लेनी है। एक मेटल की बॉल के लिए आपको स्क्रू गेज की 2 या 3 रीडिंग्स लेनी है और उनका एवरेज निकालकर हम उनकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। ये हुआ हमारा एक मेटल की बॉल के लिए। अब हम क्या करेंगे, दूसरी मेटल की बॉल लेंगे, स्क्रू गेज की सहायता से उसकी रीडिंग लेंगे, सेम ऐसे ही टेबल बनाएंगे और उसका व्यास निकालेंगे और फिर उसके बाद उसकी त्रिज्या निकालेंगे। ऐसे करके हम 4 या 5 बॉल्स के लिए ये वाली प्रोसीजर रिपीट करेंगे। यानी कि हमें ये जो आर निकालना है इसकी टेबल कैसे बनानी है, एक मेटल की बॉल की त्रिज्या की हमें 2 या 3 रीडिंग लेनी है, उनका माध्य निकालकर पर्टिकुलर उस बॉल की त्रिज्या पता चल गई हमें। उसके बाद दूसरी बॉल लेनी है, उस बॉल को 2 या 3 जगह से स्क्रू गेज से नाप के उसका एवरेज त्रिज्या निकालनी है। तीसरी मेटल की बॉल लेनी है, सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। ऐसे करके हमें हर बॉल की त्रिज्या मिल जाएगी। नेक्स्ट हमें V का मेजरमेंट करना है। हमें दो ही चीजें चाहिए हैं फॉर्मूला में, V और R। तो हमें R का मेजरमेंट मिल गया, अब हम V का मेजरमेंट करते हैं। V में हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक बॉल उठाइए जिसकी त्रिज्या आपको पता है, उसे ड्रॉप करना है। ए से बी के बीच में उसने जितना टाइम लिया वो नोट करना है। तो पहले कॉलम में जो ब्लैंक है कॉलम, उनमें पहले कॉलम में आर का मान लिख देंगे, दूसरे में उसने जितना टाइम लिया वो लिख देंगे। उसी बॉल को हम 1 2 या 3 बार गिराते हैं, कम से कम एक बॉल के साथ हम 3 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें तीनों बार के टाइम मिल जाएंगे और उनका माध्य समय हम तीसरे कॉलम में निकाल लेंगे। इसी तरीके से अब हमें दूसरी बॉल लेनी है और दूसरी बॉल के लिए भी वही प्रोसेस करना है, उसे 3 बार गिराना है और तीनों बार उसका टाइम पीरियड नोट करना है और उसके बाद उन 3 टाइम का हम एवरेज निकाल लेंगे। अब इन बॉल्स के लिए जो लास्ट कॉलम बचता है वो कैसे होगा, ऑब्जर्व वेलोसिटी क्या होगी, L अपॉन टी, जहां L क्या है, हमारा A और B के बीच की जो दूरी थी उसे हमने L लिखा था। तो वो दूरी और बट्टे जितना एक बॉल ने टाइम लिया है वो हमारा उस बॉल के लिए V का मान हो जाएगा। इस तरीके से आपने जितनी मेटल की बॉल ली है, यानी कि जितनी अलग अलग व्यास की मेटल की बॉल ली है, उतने आपको अलग अलग V के मान मिल जाएंगे। तीसरी टेबल आपको बनानी है ईटा के डिटर्मिनेशन के लिए, यानी ईटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले बॉल का एक बॉल का रेडियस लेंगे R, उसका मान लिखेंगे जो हमने टेबल 1 में निकाला हुआ है।
आर स्क्वायर कर दीजिए। टेबल 2 से उसी बॉल के लिए जो आपको v मिला है उसका मान लिख दीजिए और आर स्क्वायर अपॉन v का मान चौथे कॉलम में लिख दीजिए। अब दूसरी बॉल के लिए r का मान जो था वो सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में, आर स्क्वायर का मान उसके अगले कॉलम में और उसका जो v आया है वो तीसरे कॉलम में और फिर आर स्क्वायर अपॉन v का मान उसके नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। इस तरीके से आपको जितनी बॉल्स ली हैं यानी कि जितनी अलग अलग त्रिज्या की बॉल्स आपने ली हैं उतने आपको ये मान मिल जाएंगे। आर स्क्वायर अपॉन वी का मान ग्राफ से भी निकालना है। ग्राफ हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। उस ग्राफ से भी आर स्क्वायर अपॉन वी का मान निकाल के आपको इस अगले कॉलम में लिखना है। उसके नेक्स्ट कॉलम में यानी कि जो लास्ट कॉलम है उसमें क्या निकालना है, हमें ईटा का मान निकालना है। 2/9 रो का मान हमें पता है, सिग्मा का मान हमें पता है, जी का मान हमें पता है, आर स्क्वायर अपॉन वी का मान इससे जस्ट पहले वाले कॉलम में हमने निकाला है। ये सारी वैल्यूज पुट अप करके हम ईटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए आर स्क्वायर और वी की वैल्यूज आपको टेबल में मिल जाएंगी। उन वैल्यूज के साथ में इन वैल्यूज का यूज करते हुए हमें एक ग्राफ बनाना है यानी कि एक्स एक्सिस पर आर स्क्वायर लिया जाए, वाई एक्सिस पर वी लिया जाए और फिर जो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यूज हैं यानी कि किसी भी मेटल की बॉल की त्रिज्या का स्क्वायर जो आपने सारणी में निकाला हुआ है वो आपको एक्स एक्सिस पे लेना है। उसी बॉल की जो टर्मिनल वेलोसिटी है v उसका मान आपको y एक्सिस पे लेना है और इनके बीच में ग्राफ बनाना है। जब आप ये ग्राफ बनाते हैं तो आपको एक सरल रेखा मिलती है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। इस सरल रेखा पर दो पॉइंट्स लेने हैं आपको a और b। इस सरल रेखा की सहायता से या सॉरी इस ग्राफ की सहायता से आपको आर स्क्वायर अपॉन वी का मान निकालना है। ये मान निकालकर अभी जो हमने थोड़ी देर पहले टेबल देखी थी उसमें रखना है जहां हमने लिखा था कि आर स्क्वायर अपॉन वी का मान ग्राफ की सहायता से हमें जो मिले वो इस कॉलम में लिखना है। तो वो वैल्यू कहाँ से निकालेंगे आप, इस ग्राफ की सहायता से आर स्क्वायर का मान निकालेंगे और वी का मान निकालेंगे। आर स्क्वायर का मान निकालने का मतलब जो ओ ए है वो वाली दूरी निकाल लीजिए और वी का मान निकालने का मतलब जो ओ बी है वो मान निकाल लीजिए और आर स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। एंड में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट। रिजल्ट क्या कहता है कि आर स्क्वायर को अगर मैं एक्स एक्सिस पे लूं, वी को अगर मैं वाई एक्सिस पे लूं तो जो मेरा ग्राफ आ रहा है वो सरल रेखा आता है। इसका मतलब स्टोक का नियम सत्यापित होता है यानी कि स्टोक का नियम भी यही कहता है कि आर स्क्वायर और वी के बीच में जो ग्राफ है वो सरल रेखा आना चाहिए। और एक्सपेरिमेंटली हमने आर स्क्वायर का मान भी निकाला है और v का मान भी निकाला है और हम क्या कह रहे हैं कि इनके बीच में जो ग्राफ बनाया है वो सरल रेखा प्राप्त हो रही है, हमने ये देखा। इसलिए हम कह देते हैं कि स्टोक का नियम जो है वो वेरीफाई होता है। दूसरा रिजल्ट हमें क्या मिलता है, जो हमारे प्रैक्टिकल का एम था एक्चुअली, कि हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर कहा जाए कि हमें किसी भी लिक्विड का, जो हमने यहाँ ग्लिसरीन लिया है, इस ग्लिसरीन का की विस्कोसिटी निकालनी है। तो हमने टेबल में ईटा की वैल्यू निकाल ली थी, सारी वैल्यूज पुटअप करके 2/9 इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी आर स्क्वायर अपॉन वी, सारी वैल्यूज पुटअप करके हमें फाइनल एक ईटा की वैल्यू मिल गई थी जिसे हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा था। वो मान हमें पॉइंट नंबर जो 2 है इसके अंदर पुटअप करना है और हम कहते हैं कि ये जो ग्लिसरीन है यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल लिक्विड है इसकी विस्कोसिटी का मान हमें इतना प्राप्त होता है। आई होप कि यह एक्सपेरिमेंट आपको इजीली क्लैरिफाई हो गया होगा। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मेटल की बॉल्स लेनी है, उनकी त्रिज्या नाप लेनी है और फिर उसके बाद में उन्हें उस एपरेटस में ड्रॉप करना है। ए और बी बिंदुओं के बीच में जो दूरी है उसे तय करने में वो कितना समय ले रही है आपको वो समय नोट करना है और फिर जित ए और बी के बीच की जो दूरी है उसे एल मानते हुए
उस L को आपको समय t से डिवाइड कर देना है, जिसकी सहायता से आपको टर्मिनल वेलोसिटी v मिल जाएगी। अब आपके पास v आ गया और मेटल बॉल की त्रिज्या r आप स्क्रू गेज की सहायता से नाप लेंगे, तो वहां से हम r² निकाल सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होती हैं क्योंकि उनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। वैल्यूज पुट अप करके आप ईटा का मान यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।